हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारी संडे स्पेशल क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा इकोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है और सीएसआई नेट जेआरएफ 2012 से ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। ए रिसर्चर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम 4 फॉरेस्ट एरिया यूजिंग ए सेंसर टू असेस देयर ग्रीन कवर। ऑब्जर्व्ड एवरेज स्पेक्ट्रल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉरेस्ट आर गिवन इन द टेबल बिलो। द फॉरेस्ट ग्रीन कवर इन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट टू लोअर एज। अब यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि कोई रिसर्चर था और उन्होंने क्या किया कि 4 डिफरेंट फॉरेस्ट का एरिया कलेक्ट किया और उनके वहां पे उन्होंने स्पेक्ट्रल वैल्यूज को कलेक्ट किया है, जो कि उन्होंने इस टेबल के अंदर दिखाई हुई है। और जो हमारी स्पेक्ट्रल वैल्यूज है वो हमारी 2 टाइप की यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया है। एक उन्होंने यहाँ पे की है NIR और एक उन्होंने यहाँ पे की है विजिबल। ठीक है, ये हमारी हो जाती है नियर इंफ्रारेड और ये हमारी हो जाती है यहाँ पे विजिबल। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे 4 फॉरेस्ट का अलग अलग डाटा कलेक्ट किया है और उसके बेस पे हमें बताना है कि हमारा एक ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, हाईएस्ट टू लोवेस्ट किस अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट ग्रीन कवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रीन कवर के लिए अगर हमें यहाँ पे कोई डाटा निकालना रहता है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे रहता है NDVI। ठीक है, और NDVI क्या होता है? नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ठीक है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ठीक है, और जो हमारा ये NDVI रहता है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा होता है NIR माइनस विजिबल। ठीक है, और नियर इंफ्रारेड प्लस विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज दी हुई है, तो एक एक करके हम यहाँ पे अलग अलग फॉरेस्ट के लिए हमारा NDVI की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ए के लिए हमारे NDVI की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या आएगा? ये हमारा हो जाएगा NDVI इज इक्वल टू NIR। NIR यहाँ पे क्या है? 0.50 माइनस 0.08। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.50 प्लस 0.08। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.42 डिवाइडेड बाय 0.58। ठीक है, और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 0.72। तो यानी कि जो हमारा ए फॉरेस्ट है उसके लिए हमारे यहाँ पे NDVI की वैल्यू क्या आ रही है? ये हमारी हो गई 0.72। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा सेकंड फॉरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमारी वैल्यूज क्या क्या होगी यहाँ पे? सबसे पहले में NIR यहाँ पे कितना है हमारा? 0.4। ठीक है, माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 0.40 प्लस 0.30, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.10 डिवाइडेड बाय 0.70। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो वो हो रहा यहाँ पे हो जाता है 0.142। तो यानी कि हमारे जो यहाँ पे बी फॉरेस्ट होगा उसके लिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 0.142। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं थर्ड वाले के लिए, जो हमारा थर्ड यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है, सी फॉरेस्ट के लिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है वैल्यू? NIR की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई हमारी? 0.50 माइनस 0.20। ठीक है, और ये हमारी हो जाती है यहाँ पे 0.50 प्लस 0.20। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.30 और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 0.70। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? 0.428। ठीक है, तो यानी कि हमारी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 0.428। देन उसके बाद हमारा लास्ट फॉरेस्ट डी फॉरेस्ट की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाता है हमारा डी फॉरेस्ट, और डी फॉरेस्ट के लिए हमारी वैल्यू क्या है? 0.60। ठीक है, माइनस 0.20, ये हमारा हो जाएगा 0.60 प्लस 0.20, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.40 और ये हो गया हमारा यहाँ पे 0.80। तो ये हमारी वैल्यू जाती है यहाँ पे 0.50, यानी कि हमारे डी के लिए यहाँ पे क्या जाता है? 0.50। अब सिंपली हमें यहाँ पे NDVI की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें इसको क्या करना है? हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे हाईएस्ट हमारी वैल्यू कौन सी आएगी? ए के लिए, यानी कि पहले आएगा हमारा ए, देन उसके बाद है यहाँ पे डी, देन उसके बाद है यहाँ पे सी, देन उसके बाद यहाँ पे बी। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? ADCB। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा इवोल्यूशन यूनिट से लिया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारा CSI नेट जेआरएफ 2012 से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलोजेनेटिक ट्री अप्रोप्रिएटली यूज प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। जो हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी है, जब हम इवोल्यूशन यूनिट को कवर करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको और भी ज्यादा रिलेटेड वे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली यूं याद रख सकते हो कि जब भी हम किसी फाइलोजेनेटिक को यहाँ पे बनाते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी को यूज करके, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम मिनिमम
शेड करेक्टर को लेते हैं। ठीक है, मिनिमम शेड करेक्टर का क्या मतलब हो गया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमें यहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये हमारा ऐसा करेक्टर है जो कि हमारा इस वाले ग्रुप को इन बाकी ग्रुप से हमारा डिफ्रेंशिएट करे। यानी कि ये हमारा करेक्टर क्या हो गया, ये करेक्टर हमारा इस वाले ग्रुप में मिल रहा है और इन वाले ग्रुप में मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं यहाँ पे, जैसे कि मेरा जो बी वाला अगर यहाँ पे करेक्टर है, तो बी वाला जो मेरा करेक्टर होगा ना, वो मेरा ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, सी और डी, लेकिन वो मेरा जो आउट ग्रुप है उसके अंदर नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मेरा जैसे कि यहाँ पे जी अगर हम करेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है, जो ये हमारे अलग अलग लेटर दिए हुए ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे एक पर्टिकुलर करेक्टर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जी की बात करता हूँ, तो जी का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा करेक्टर होगा ना, ये सिर्फ मेरा बी में मिलेगा मुझे, बाकी किसी के साथ भी हमारा शेयर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हमें मिनिमम शेड करेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमें अलग अलग अल्फाबेट दिए हुए हैं, ए बी सी डी, तो यहाँ पे सिंपली हमें उन्हें क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हमारे कितने शेड करेक्टर आ रहे हैं, 11। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाते हैं, 10। देन उसके बाद यहाँ पे है 1 2 3, ये हो गया हमारा 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाते हैं, 11। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे भी हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। तो जो हमारा यहाँ पे बी फाइलोजेनेटिक ट्री है उसके अंदर हमारे मिनिमम यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमें प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें इसी तरीके से काउंट करने हैं, जिसके अंदर भी हमारे मिनिमम होंगे वही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा सेल बायोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है, और ये भी हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर cell undergo apoptosis by both extrinsic and intrinsic pathway when treated with a chemotherapeutic agent X. Caspase 8 and caspase 9 are the initiator caspases associated with the extrinsic and intrinsic pathway respectively. Now, if caspase 9 is silenced in the cancer cell by shRNA transfection, what will be the best fit graph for apoptosis scenario in the cancer cell when treated with the agent X? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारा कोई यहाँ पे कैंसर सेल हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हमारा एक कैंसर सेल है। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे कैंसर सेल है ना, ये हमारा दो तरीके से एपोप्टोसिस शो कर सकता है। ठीक है, पहला तो ये किस तरीके से कर सकता है, हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे से। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक, और एक हमारा यहाँ पे ये कर सकता है इंट्रिंसिक पाथवे से। ठीक है, यानी कि ये एपोप्टोसिस दो टाइप से, यानी कि इसकी कैंसर सेल है, इसकी डेथ दो टाइप से हो सकती है, या तो एक्सट्रिंसिक पाथवे से या फिर इंट्रिंसिक पाथवे से। ठीक है, और ये हमारी कब हो सकती है, जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, हमारे एजेंट एक्स के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारा कोई सेल हो गया, कैंसर सेल है ये। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं किसी एजेंट एक्स के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी दो तरीके से डेथ हो सकती है सेल की। एक तो हमारी हो सकती है एक्सट्रिंसिक पाथवे से, और एक हमारी हो सकती है यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे से। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है कि कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 9 आर द इनिशिएटर कैस्पेजेस एसोसिएटेड विद द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारा यहाँ पे कैस्पेज 8 है वो हमारा किसका इनिशिएटर होता है, जो हमारे यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे था। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसको इनिशिएट कौन करवा रहा है, हमारा कैस्पेज 8। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसको इनिशिएट कौन करवाता है, हमारा कैस्पेज 9। ठीक है, तो यानी कि हमारे दो कैस्पेजेस हो गए, कैस्पेज 8 हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे करवाएगा, और जो हमारा कैस्पेज 9 है वो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे करवाता है। ठीक है, और जो हमारा कैंसर सेल है वो हमारा दोनों ही चीजों को फॉलो कर सकता है, एक्सट्रिंसिक को भी और इंट्रिंसिक को भी। और कब करेगा, जब हम इसको एक्स के साथ हमारा ट्रीट करेंगे, नॉर्मली ये नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, एक्स के साथ ट्रीट करने के बाद ये क्या करेगा, हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे से हमारा सेल डेथ हो सकती है। अब उसके बाद इन्होंने आगे क्या दिया हुआ है, नाउ इफ caspase 9 is silenced in the cancer cell by shRNA transfection। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इस जो ये सेल था हमारा, इसको करवाया हमने ट्रांसफेक्शन। ठीक है, इसकी हमने ट्रांसफेक्शन करवाई, और जब हमने इसकी ट्रांसफेक्शन करवाई किसके साथ करवाई, हमने shRNA के साथ। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे कैस्पेज 9 है, ठीक है, कैस्पेज 9 यानी कि जो हमारा यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे वाला था, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है।
ये क्या कर देगा इसको, साइलेंस। साइलेंस का मतलब है कि ये एक तरीके से इसको इनिबिट कर देता है। अब ये हमारा यहाँ पे फंक्शनल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि जो हमारा कैस्पेज 9 है वो हमारा क्या करवाता था, जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे था। तो अगर हमने ट्रांसफेक्शन के थ्रू अगर हमने कैस्पेज 9 को यहाँ पे क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, तो यानी कि हमारा जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो हमारा आगे फर्दर फॉलो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हमारा SHRN है उसने क्या किया, कैस्पेज 9 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनविट कर दिया, साइलेंस कर दिया, जिससे कि हमारा इंट्रिंसिक पाथवे यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमारा कैस्पेज 8 है तो वो हमारा फंक्शनल है, तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे तो होता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या चल रहा है कि जो हमारा सेल है, सेल को अगर हम एक्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पे हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे हो रहे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवाया तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो हो रहा है, जो हमारा इंट्रिंसिक है वो हमारा फॉलो नहीं होगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, हमने एक्स के साथ उसको ट्रीट कर रखा है, अगर हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवाया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो होगा। और अगर हमने ट्रांसफेक्शन नहीं करवाया, अगर हमारा यहाँ पे SHRN नहीं आया, तो यानी कि हमारा कैस्पेज 9 क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक दोनों हमारे पाथवे यहाँ पे फॉलो होते रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या है कि व्हाट विल बी द बेस्ट फिट ग्राफ फॉर द एपोप्टोसिस सिनेरियो इन द कैंसर सेल व्हेन ट्रीटेड विद द एजेंट एक्स। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, और ये जो हमारे यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं ना, वे हमने कब दिए हुए हैं कि हमने जब एजेंट एक्स के साथ सेल को यहाँ पे ट्रीट कर दिया, ठीक है। यानी कि जब हमने यहाँ पे सेल को एक्स के साथ ट्रीट कर दिया तो यहाँ पे हमारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों ही पाथवे हमारे फॉलो होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं दो टाइप की यहाँ पे बार दिए हुए हैं। पहला हमारे क्या दिया हुआ है, सेल बिफोर ट्रांसफेक्शन, यानी कि जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन नहीं करवाई, ठीक है, ट्रांसफेक्शन से पहले की बात है। और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है कि जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवा दी, ठीक है, सेल आफ्टर ट्रांसफेक्शन। यानी कि पहला जो हमारा यहाँ पे ब्लैंक होगा वो हमारा किसके लिए होगा, बिफोर ट्रांसफेक्शन, यानी कि जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन नहीं करवाई। और जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन अगर नहीं करवाई है, नॉट ट्रांसफेक्शन, तो नॉट ट्रांसफेक्शन केस में क्या होगा हमारा, क्योंकि हमने एक्स के साथ तो इसको ट्रीट कर ही रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों हमारे पाथवे फॉलो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंट एपोप्टोसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परसेंट एपोप्टोसिस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों पाथवे फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने ट्रांसफेक्शन तो करवाई नहीं है। और अगर ट्रांसफेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो उस केस में हमारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे फॉलो होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एपोप्टोसिस होगी, हाईएस्ट परसेंट रहेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवा दी, तो ट्रांसफेक्शन करवाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो C9 था, कैस्पेज 9 था, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे साइलेंस हो गया, जिससे हमारा इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो नहीं हो रहा। तो जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवाई है तो उस टाइम पे हमारा सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे यहाँ पे फॉलो होगा। तो यानी कि जो हमारे मैक्सिमम एपोप्टोसिस हो रही थी वो हमारी अब नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारा एक पाथवे तो अभी भी चल रहा है। तो यानी कि जो पहला हमारा मैक्सिमम पाथवे चल रहा था, मैक्सिमम एपोप्टोसिस हो रही थी यहाँ पे, उसका हमारा हाफ ही रह जाएगा अराउंड। तो यहाँ पे हमारा कितना रह जाता है, अराउंड हाफ, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा था, एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक दोनों पाथवे, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ग्राफ है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहना चाहिए। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं, तो बाकी ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारे परसेंट ऑफ एपोप्टोसिस है वो हमारे बिफोर ट्रांसफेक्शन और आफ्टर ट्रांसफेक्शन दोनों में हमारे सिमिलर दिए हुए हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवाई है तो हमारा कैस्पेज 9 यहाँ पे क्या हो गया, साइलेंस हो गया, जिससे हमारा इंट्रिंसिक पाथवे यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमारी परसेंट ऑफ एपोप्टोसिस यहाँ पे कम रहेगी एज कम्पेयर टू बिफोर ट्रांसफेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका रिवर्स ग्राफ दे दिया। इसमें क्या किया है कि जब हमने ट्रांसफेक्शन नहीं करवाई तो हमारी यहाँ पे कम एपोप्टोसिस थी, और जब हमने यहाँ पे करवा दिया तो उसके बाद हमारी ये इंक्रीज हो गई। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवाई है तो उस टाइम पे हमारा इंट्रिंसिक पाथवे नहीं हो रहा, जिससे हमारी एपोप्टोसिस परसेंट क्या रहेगा, कम हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारा जो बिफोर ट्रांसफेक्शन है वो तो हमारा हाईएस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और जब हमने यहाँ पे ट्रांसफेक्शन करवा दी तो वो हमारा कम भी दिया हुआ है। लेकिन ये हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक पाथवे तो हमारा चल भी रहा है ना अभी। यूं तो है नहीं कि हमारा इंट्रिंसिक अगर पाथवे नहीं होगा तो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे भी नहीं चलेगा, या फिर उसके ऊपर हमारा नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।